हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी और बोर्ड भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास आज होगी। क्लास का टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो मास्टर क्लासेस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सीपीसी की और बीएनएसएस की, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे चला करेंगी और हम 5 दिन जो है पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझा करेंगे और 2 दिन आपको होमवर्क दिया जाया करेगा। और ये होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उसके मैं 5 इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन बनाकर दूंगा और ये पांचों मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज रात को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कॉन्ट्रैक्ट के और सीपीसी के मिल जाएंगे और आपको सैटरडे संडे को उनको लिखकर देखना है। और जब आप संडे को इनको लिखकर देख लेंगे तो मैं उसमें से बेस्ट आंसर जो होगा उस स्टूडेंट के आंसर को यहां पर दिखाऊंगा और ये भी देखेंगे कि कितने लोग आंसर लिख पा रहे हैं इन सारी क्लासेस को समझने के बाद में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, वो हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक होने वाला है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी इच्छा क्या करेगी? जाहिर करेगी। जाहिर करने का तरीका क्या होगा वो हम जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो है अपनी इच्छा को जाहिर करता है। अब ये कम्युनिकेशन में हमें 3 क्वेश्चनों को डील करना है कि हम कम्युनिकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और दूसरा हमारा होगा कम्युनिकेशन होता क्या है, और तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है हम कम्युनिकेशन को करते कैसे हैं। तो इसके लिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझने वाले हैं, दैट इज योर सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 हमारा थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू सेक्शन नंबर 4, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो एक दूसरे के विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पहले सेक्शन 3 को समझिए। सेक्शन 3 में एक ही बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है 3 चीजों के लिए। पहला एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरा जो है पहला ऑफर के लिए, दूसरा एक्सेप्टेंस के लिए और तीसरा रिवोकेशन के लिए। एक प्रिंसिपल है तो सेक्शन 3 को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जब हम सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 4 को जो 3 बातें हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और आपका जो है रिवोकेशन, उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताए गए हैं। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। और फिर जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज का, उसमें हम डील करेंगे कि आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहां पर माना जाएगा कि ये फॉर्म हुआ था। तो वो भी जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। और नोट्स हैंड टू हैंड बनाते जाना, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो लिखना जरूरी है, एक एक वर्ड आपको कॉपी में, क्योंकि आपको ये थोड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट हैं जो कि बाद में ध्यान नहीं रहेंगे। इसको आपको कहीं ना कहीं याद करना होगा या फिर अपना साथ साथ कॉपी में लिखते जाना होगा। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, यहां से समझने की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम जो है 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आज डील करने वाले हैं, दैट इज योर सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। ठीक है, अब इससे पहले सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन बनते हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या है कि हम कम्युनिकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाई वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा कि हम जो है ये कम्युनिकेशन होती कैसे है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए कि इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो, मैंने जब आपको प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पढ़ाया था, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, सेक्शन नंबर 2A में हमने प्रपोजल पढ़ा था। ठीक है, और इसको आप इंग्लिश लॉ में ऑफर भी बोलते हो। ठीक है, 2B में हमने क्या पढ़ा, 2B में हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस पढ़ा था, इसको हम प्रॉमिस बोल देते हैं। ठीक है, प्रॉमिस बोल देते हैं। तो जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था, कोई बता सकता है वो वर्ड क्या था? कोई बता सकता है वो वर्ड क्या था? क्या आपको ध्यान है जब हम सेक्शन 2A और 2B पढ़ रहे थे तो एक वर्ड पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, वो वर्ड क्या था? कोई बता सकता है आप में से? जल्दी से बताइए।
देखते हैं कौन बच्चे को याद है, कौन बताएगा सबसे पहले कि वो वर्ड हमारा क्या था। अगर नोट्स बना रहे होगे और ध्यान से चारों क्लासेस को देखा है तो जरूर पता होगा, तो जरूर पता होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। सोनकर जी ने बिल्कुल सही बात बताई है कि एक वर्ड था इन दोनों में जो कॉमनली यूज हो रहा था, दैट इज योर सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्या वर्ड था आपका? वर्ड था सिग्निफाइज। सिग्निफाइज, इसका मैंने आपको लिटरल मीनिंग समझाया था, इसके जो है मैंने आपको लिटरल मीनिंग समझाया था। सिग्निफाइज का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफाइज का मतलब क्या है? सिग्निफाइज का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। अब ये जाहिर कैसे करेंगे वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कि हम अपनी जो भी बात है, हम जो है अपनी बात है उसको दूसरे तक, ठीक है, अपोजिट पार्टी तक, दूसरे तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बात हमने पढ़ी थी, ये बात हमने पढ़ी थी। अब ये हमने दो चीजों में तो पढ़ लिया था, दो चीजों में तो हमने पढ़ लिया था किसमें, कि एक तो हमारा प्रपोजल और एक हमारा जो है प्रॉमिस। लेकिन यही आपको एक और चीज में पढ़ना है जो कि आपके यहां पर डिफाइन नहीं किया गया, जो आपका सेक्शन 5 में आपको देखने को मिलेगा, रिवोकेशन। रिवोकेशन, रिवोकेशन से आप क्या समझते हो? पहले इस चीज को समझते हैं। रिवोकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी भी पर्सन ने कोई भी प्रपोजल प्रपोजल बनाया है, किसी भी पर्सन ने कोई भी प्रपोजल बनाया है, तो उस पर्सन के पास, जिसने प्रपोजल बनाया है, मतलब जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर के पास राइट है कि वो अपने द्वारा बनाए गए प्रपोजल को वापस ले सकता है, वापस ले सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपका जो है, क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे रिवोकेशन। ठीक है, तो यहां पर जब आप किसी प्रपोजल को बनाकर दूसरी पार्टी को भेज चुके हो, तब आपको क्या करना है, तब आप उस प्रपोजल को वापस लेना चाहते हो, रिवोक करना चाहते हो, तब आपको यह ध्यान रखना है कि यह आपका राइट है कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको वापस ले सकते हो। लेकिन वो वापस कब तक लिया जाएगा, इसके लिए आप जो है सेक्शन 5 को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। जो मंडे को हमारी क्लास होगी, इसमें हम जो है मंडे को हम डील करेंगे कि हमारा रिवोकेशन क्या, रिवोकेशन किस तरीके से होता है, रिवोकेशन किस तरीके से होता है। देखो क्लास में लेट आओगे फिर कहोगे कि सर रिपीट कर दो, दोबारा से क्लास देख लेना जहां से शुरू किया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं, बहुत लंबा टॉपिक है, खत्म करना है 1 घंटे के अंदर, तो आपको जो है टाइमली क्लास को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, टाइमली क्लास को ज्वाइन करना होगा। तो रिवोकेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें जो है किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हमें जो है सिग्निफाई, मतलब अपनी इंटेंशन को जाहिर करना होता है, अपनी इंटेंशन को जाहिर करना होता है। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये आएगा, दूसरा सवाल आपके सामने ये आएगा, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल मतलब ऑफर का ही जो है रिवोकेशन हो सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ऑफर का ही रिवोकेशन हो सकता है, या फिर जिस व्यक्ति के लिए ऑफर बनाया गया था, एक्सेप्टेंस करने के बाद वो एक्सेप्टेंस करने वाला व्यक्ति, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। ठीक है, तो क्या एक्सेप्टर भी अपने ऑफर को रिवोक करने का, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस को, नॉट दी ऑफर, अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का राइट रखता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में भी हमें बताता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में भी हमें बताता है। क्लियर? तो क्या बताता है यहां पर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि रिवोकेशन हम प्रपोजल का भी कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस का भी कर सकते हैं। अब रिवोकेशन में आपको पूरा नहीं समझा रहा हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल से समझा देता हूं, तो आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ जाएगा। तो और उसके बाद हम चलेंगे कि रिवोकेशन में भी सिग्निफाई करने की, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करने का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हम यहां पर जो है एग्जांपल के तौर पर, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, जैसे अपूर्व शर्मा के पास एक क्रेटा गाड़ी है, अपूर्व शर्मा चाहते हैं इस क्रेटा गाड़ी को 100 रुपए में मैं जो है किसको, जो है नवकौर को सेल कर दूं। तो मैंने एक जो है प्रपोजल बनाकर भेजा नवकौर के पास में। ठीक है, नवकौर आज शायद पहली बार आई है, पूछ रही है सर आपकी क्लास की डेली क्लास की टाइमिंग क्या है? ठीक है, तो बता दो डेली क्लास की टाइमिंग क्या है। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास की जो है क्लास होती है। मंडे टू फ्राइडे ये जो क्लासेस होती हैं, यहां लिख देता हूं, मंडे टू
फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। अब मंडे टू फ्राइडे ये जो क्लासेस चलती हैं इसमें आपकी 3 क्लासेस अभी चल रही हैं। 12 बजे से 1 बजे तक मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मास्टर क्लास ले रहा हूं, ठीक है, जहां पर हम मेंस के प्रोस्पेक्ट, अब ये तीनों क्लासेस हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से रेडी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी क्लास की टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसमें हम नया वाला सीआरपीसी, न्यू सीआरपीसी बीएनएसएस कर रहे हैं। और तीसरी क्लास हमारी चल रही है सिविल प्रोसीजर कोड की। सिविल प्रोसीजर कोड की रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। मंडे से फ्राइडे हम क्लास करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सैटरडे संडे आपको कुछ मेंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको आप लिखकर देखते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे सेंड करते हैं। क्लियर? ये हमारे क्लासेस का क्या रहता है, शेड्यूल रहता है, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक पर। टॉपिक हमसे कह रहा है कि रिवोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो मैंने नवकौर को ये एक जो है ऑफर बनाकर भेजा, प्रपोजल बनाकर भेजा कि मैं अपनी क्रेटा गाड़ी 100 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। नवकौर के पास से ऑफर पहुंच गया। नवकौर अभी सोच रही हैं कि यार 100 रुपए में क्रेटा तो जो है क्या कहते हैं 15 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है। कल नहीं हुई थी, आज होगी बीएनएसएस की क्लास, ठीक है। नवकौर क्या सोच रही है कि क्रेटा तो यार 15 लाख रुपए की गाड़ी है, अपूर्व शर्मा मुझे अपनी गाड़ी 100 रुपए में क्यों दे रहे हैं। तो इन्होंने सोचने में 3-4 दिन लगा दिए, अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से पूछ रही हैं क्या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब 3 दिन लगा दिए। पहले उनने मम्मी से पूछा, फिर पापा से पूछा अगले दिन, फिर उन्होंने कहा नहीं भैया आ जाएंगे सैटरडे को तब मैं पूछूंगी, भैया आ जाएंगे सैटरडे को तब मैं पूछूंगी। और तब क्या करूंगी मैं, तब पूछने के बाद में अपने इस अपूर्व शर्मा के इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी। अब क्या हुआ, नव ने यहां पर 3 दिन लगा दिए, तो 3 दिन निकल गए। अब इस 3 दिन में मेरा दिमाग चेंज हुआ। मैंने कहा कि ये जो मैंने आपको ऑफर भेजा है, प्रपोजल बनाकर भेजा है, मैं इसको रिवोक कर रहा हूं। रिवोक कर रहा हूं मतलब वापस ले रहा हूं। अब ये रिवोकेशन भी जो होगी, मैं अपने दिमाग में ही नहीं सोच सकता, मैं अपने दिमाग में ही नहीं सोच रहा हूं कि मतलब मैं अपने दिमाग में अगर ये सोच लूं कि मैं नव को कार नहीं दूंगा, लेकिन नव ने मेरे दिमाग में जो मैंने सोच रखा है उससे पहले या फिर उसके बाद में ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे गाड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे गाड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी रिवोकेशन कर दी और नव तक इस इंटीमेशन को पहुंचा दिया कि भाई अब मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा, मैंने अपने दिमाग को चेंज कर लिया है। तो ये होती है हमारी रिवोकेशन, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ऐसे ही अगर नव ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और अब जो हमारे गाड़ी को डिलीवर करने की डेट थी, मान लीजिए 1 महीने बाद रखी गई, ठीक है, 1 महीने बाद रखी गई, लेकिन नव ये चाहती हैं कि वो इस ऑफर के अकॉर्डिंग जो है इस गाड़ी को नहीं ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करके मुझे बता दिया कि वो इस ऑफर को एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रही हैं, तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को सेक्शन नंबर 5 में समझने की जरूरत है। अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम बात करते हैं तो 3 चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज प्रपोजल, ठीक है, सेकंड इज एक्सेप्टेंस एंड द थर्ड इज रिवोकेशन। अब ये 3 जो चीजें हैं, ठीक है, ये 3 जो चीजें हैं, इसी से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैंने पहली दूसरी क्लास में आपको समझाया था कि इन दोनों से ही आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट के साथ सेक्शन 10 के एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होंगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। अब यहां पर क्या कह रहा है, चाहे आपका प्रपोजल हो, चाहे आपकी एक्सेप्टेंस हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, इन तीनों में एक टर्म कॉमन है और वो टर्म कॉमन क्या है, वो है सिग्निफाई। सिग्निफाई मतलब जो भी आप अपने दिमाग में सोचकर बैठे हुए हो किसी भी पर्सन को करने के लिए, किसी भी पर्सन को करने के लिए, उसको आपको इच्छा जाहिर करनी होगी, दूसरे आदमी तक कम्युनिकेट करके पहुंचाना होगा, दूसरे आदमी तक कम्युनिकेट करके पहुंचाना होगा। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ communication. That's why today we are going to discuss the topic of communication. इसी वजह से आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन इज द essential part of Indian Contract Act 1872. ठीक है, इस वजह से हम जो है कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 पर आओ। वेयर एक्ट लेकर बैठे हैं ना सभी। सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 3 हमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देता है कि हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाउ टू
हाउ टू कम्युनिकेट, इसका आंसर आपको कहां मिलता है, सेक्शन 3 में मिलता है। सेक्शन 3 तीन चीजों के जो है कम्युनिकेशन की बात करता है। फर्स्ट आपका प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 3 जो है वो क्या है, एक इजी कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये जो है हमें सिंगल रूल बताता है। क्या बताता है, सिंगल रूल बताता है। और ये सिंगल रूल किस चीज के बारे में बताता है, तीन चीजों के बारे में। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफर या फिर आपका प्रपोजल, ठीक है, आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है, और आपका रिवोकेशन। इसके रिस्पेक्ट में आपको सिंगल रूल बता रहा है कि किस तरीके से आप इन तीनों का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पर, ठीक है। सेक्शन 4 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन 4 हमें बता रहा है, सेक्शन 4 हमें क्या बता रहा है, बता रहा है व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, कि कम्युनिकेशन कब आपका कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन कब आपका कंप्लीट माना जाएगा। अब ये जो है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे टिपिकल, मतलब वेरी हार्ड प्रोविजन है, सबसे टिपिकल प्रोविजन है। और इसको समझने के लिए आपको आज जब मैं इसे समझा रहा हूंगा तो अपनी आंखों के साथ साथ कानों और दिमाग की बत्ती भी जो है क्या रखनी है, बिल्कुल खुली रखनी है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेक्शन 4 में टिपिकल क्यों है, क्योंकि हमें ये जो है सिंगल प्रिंसिपल नहीं बताता, 3 प्रिंसिपल्स बताता है। क्या बताता है, 3 प्रिंसिपल्स बताता है। और ये तीनों प्रिंसिपल्स अलग अलग बताए जाते हैं, प्रपोजल के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए और रिवोकेशन के लिए। और ये जो प्रपोजल, ये जो मतलब 3 पॉइंट बताए जाते हैं, ये तीनों रूल क्या हैं, ये तीनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब इनमें एक दूसरे का विरोधाभास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक दूसरे का विरोधाभास पाया जाता है। इसी वजह से इनको समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब मैं सेक्शन नंबर 3 का चार्ट बना रहा हूं, तो सेक्शन नंबर 3 के चार्ट को आप भी अपने यहां पर बना लीजिएगा। सेक्शन नंबर 3, ठीक है, सेक्शन नंबर 3, सबसे पहले बेयर एक्ट पर आ जाओ, बेयर एक्ट पर आओ। सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है। किस चीज की बात कर रहा है, 3 चीजों की बात कर रहा है, लेकिन एक ही सिंगल जो है सिंगल प्रपोजल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस या फिर रिवोकेशन किया जा रहा है, किसका, प्रपोजल का, प्रपोजल मतलब आपका ऑफर का, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो रीड करिए, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब एक ही चीज की बात हो रही है, दैट इज योर प्रपोजल। इस चीज का ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल से डील कर रहा है, चाहे वो ऑफर बनाने को लेकर हो, सामने वाले को इच्छा जाहिर करने को लेकर हो, या फिर आपका एक्सेप्टेंस की बात हो, एक्सेप्टेंस फॉर प्रपोजल, या फिर आपका रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस। अब यहां पर देखो क्या बताया, ये 3 चीजों की बात हुई, 3 चीजों के बाद आपके जो है इसमें और भी चीजें ऐड कर दी गई। सबसे पहले हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब ऑफर बनाए जाने के कम्युनिकेशन की बात है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की बात है। फिर रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात है। एंड एक्सेप्टेंस लिखकर यहां पर इसको क्या कर दिया गया, और ज्यादा वाइड कर दिया गया कि अगर इसका एक्सेप्टेंस का भी रिवोकेशन किया जाना है तब भी ये बेसिक प्रिंसिपल लागू हो सकता है। वो कैसे, आप यहां पर देखिए, रेस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रोमिसिंग। पहली बात क्या निकल कर आई, पहली बात निकल कर आई कि जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है उसका एक्ट या फिर ओमिशन, उसका एक्ट या फिर ओमिशन आपको यह बताए कि वो जो है कुछ चीज आपको ऑफर करना चाहता है। क्या करना चाहता है, वो कोई भी चीज आपको ऑफर करना चाहता है। और जिस भी पर्सन के लिए, सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट ये बोला कि जिस भी पर्सन के लिए ऑफर बनाया गया है, मतलब जो एक्सेप्टर है, जो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो भी कोई ऐसा एक्ट करे या फिर ओमिशन करे, ठीक है, उसका एक्ट या फिर ओमिशन बताए कि वो जो है क्या करने जा रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो इसका भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। और तीसरा रूल क्या बताया, तीसरे रूल ने बताया कि अगर कोई भी पर्सन जिसने प्रपोजल बनाया है या फिर एक्सेप्टेंस बनाया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, कि जिसने प्रपोजल बनाया है या फिर जिसने उसको एक्सेप्ट किया है,
वो दोनों ही लोग अगर अपने प्रपोजर अपने प्रपोजल को वापस लेना चाहता है, ठीक है, और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाह रहा है, तो उनको ऐसा कोई एक्ट करना होगा, ऐसा कोई ओमिशन करना होगा जिससे कि सामने वाली पार्टी तक ये मैसेज चला जाए कि वो अपने प्रपोजल को और एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाह रहे हैं, रिवोक करना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, आर डीम्ड टू मेड बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द party promising, accepting or revoking by which he intend to communicate such proposal, acceptance and revocation which he has effect to communicate it। मतलब जैसे ही अब इसको 3 एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए पहला एग्जांपल क्या है, पहला मेरी अपूर्व शर्मा है, मतलब मेरा नाम अपूर्व शर्मा है, मेरे पास एक क्रेटा कार है, मैं इस क्रेटा कार को जो है गिफ्ट करना चाह रहा हूं। दूसरा बच्चा टाइम कौन पूछ रहा है? ठीक है, दूसरा बच्चा टाइम पूछ रहा है प्रसाद। ठीक है, मैं अपने जो प्रसाद जी हैं इनको अपनी क्रेटा कार देना चाह रहा हूं, तो मैंने एक ऑफर बनाया। ठीक है, ऑफर बनाने के बाद मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर जो है ऑफर में लिख दिया कि मैं अपनी गाड़ी 100 रुपए में प्रसाद जी को दूंगा। तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है? जल्दी से बताइए, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? से यस और नो। ठीक है, तो प्रसाद के लिए जो मैंने ऑफर बनाया कि मैं अपनी क्रेटा गाड़ी 100 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, ये मैंने जो है ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, सिग्निफाई कर दिया, मतलब प्रसाद जी के पास में पहुंचा दिया। तो क्या एक ये वैलिड ऑफर बनाया गया? यस। अब यहां पर क्या है, मैं कौन हो गया? मैं हो गया प्रपोजर, मतलब मैं हो गया प्रपोजर और ये हो गए क्या कहते हैं आपके एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर। अब यहां पर क्या बोला, यहां पर ये बोला कि मैंने अपनी जो है क्रेटा कार को 100 रुपए में बेचने के लिए प्रसाद जी को जो है क्या दिया है, ऑफर किया है, अपनी इंटेंशन जाहिर की है और इसका कम्युनिकेशन कर चुका हूं। इट मींस दिस इज अ जो है वैलिड ऑफर। अब यहां पर ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं, अब इनने एक्सेप्ट नहीं किया, 3 दिन लगा दिए सोचने में। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मैं चाहता हूं कि मैं अब प्रसाद को गाड़ी नहीं दूंगा, मैं गाड़ी दूंगा साहिल को। ठीक है, मैं गाड़ी दूंगा साहिल को। ठीक है, मैं साहिल को गाड़ी देना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, जब तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इस जो है किसको, अपनी कार को बनाए हुए ऑफर को रिवोक कर लिया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जल्दी से बताइए, से यस और नो। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मुझे अलाउ किया है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने ये 100 रुपए का जो ऑफर बनाया था, ठीक है, 100 रुपए का जो मैंने ऑफर बनाया था, ठीक है, यहां पर राशिद के लिए। ठीक है, तो जो राशिद है, अब ये राशिद को मैंने ऑफर दे दिया, राशिद ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, राशिद ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और राशिद ने कहा एक्सेप्ट कर लिया। अब राशिद ने मुझे कम्युनिकेट कर दिया, राशिद ने कहा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और ये मुझे कम्युनिकेट कर दिया। क्लियर? तो अब यहां पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। जैसे ही प्रपोजल जो है, ऑफर जो है हमारे एक्सेप्टर के पास जाता है, एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट इज नोन एज द एग्रीमेंट। अब क्या यहां पर राशिद इस जो है, जो एक्सेप्टेंस उन्होंने मेरे पास कम्युनिकेट की है, इसको रिवोक कर सकते हैं? क्या इसको रिवोक किया जा सकता है राशिद के द्वारा? ठीक है, किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। राशिद भी इस जो है एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। क्लियर हुई यही? ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो यही बात आपको जो है यहां पर सेक्शन 3 बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई प्रॉमिस,
बनाया, मतलब ऑफर बनाया गया है, उस ऑफर का भी जो है रिवोक मतलब उसको वापस लिया जा सकता है। अगर कोई एक्सेप्टेंस बनाई गई है उसको भी वापस लिया जा सकता है। अगर कोई रिवोकेशन बनाया गया है उसको भी वापस लिया जा सकता है। देन द मेन पॉइंट क्या निकल कर आया कि सेक्शन 3 ने हमें यह बताया कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं पूरे एक्ट में तो उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है, चाहे वो आपका एक्सेप्टेंस हो, ऑफर हो या फिर आपका रिवोकेशन हो। कि मतलब अगर आप किसी भी ऑफर को बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जो है किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तब भी आपको जो है अपनी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप रिवोकेशन भी करना चाहते हो तब भी आपको यहां पर जो है अपने कम्युनिकेशन की जरूरत है, मतलब अपनी इच्छा को जाहिर करने की जरूरत है। मतलब अब यहां पर चाहे अपूर्व शर्मा अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो या फिर राशिद साहब अपनी जाहिर कर रहे हो, किस तरीके से करेंगे? ये करेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू। अब ये कम्युनिकेशन के थ्रू करेंगे तो इसमें दो चीजें बता दी गई कि या तो इनका एक्ट बता दे कि ये जो है ऑफर को बना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिवोक कर रहे हैं, या फिर ये ओमिशन के थ्रू भी जो है बता सकते हैं। तो एक्ट और ओमिशन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यही बात आपको सेक्शन नंबर 3 में बताई गई है। आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पढ़ो द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। फर्स्ट थिंग इज, पहला पॉइंट, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। सेकंड, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तीसरा द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मतलब अगर आपने कोई भी प्रपोजल बनाया तो उसका कम्युनिकेशन, आपने जो है एक्सेप्ट किया उसका कम्युनिकेशन, या फिर आपने जो है रिवोक किया प्रपोजल को या फिर अपनी एक्सेप्टेंस को, तो वो कैसे होगा? आर डीम्ड टू बी मेड बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग और एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग विद ही इंटेंट टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन बाय हिज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। बस इतनी सी बात आपको यहां पर बताई गई है। अब यहां पर एक्ट करके मतलब वो कोई एक्ट करे। ठीक है, एक्ट अब इसका एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप अपनी इंटेंशन को कैसे बताओगे कि आपकी इंटेंशन थी और आप इसको कम्युनिकेट कर रहे थे। जैसे मान लो, एग्जांपल के तौर पर लो कि मैंने अपूर्व शर्मा ने आपको जो है एक ऑफर बनाकर भेजा था क्रेटा गाड़ी को सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर राशिद को यह ऑफर भेजा गया था। राशिद ने क्या किया? इसको एक्सेप्ट करने के लिए अपनी जो है इच्छा जताई और अपूर्व शर्मा को व्हाट्सएप मैसेज किया। क्या किया? व्हाट्सएप मैसेज किया। अब ये जो व्हाट्सएप मैसेज किया गया, राशिद के फोन में 3 अपूर्व शर्मा के नंबर सेव थे। एक इनके चाचा का लड़का है, एक इनके ताए का लड़का है और एक मैं हूं जिसने ये ऑफर बनाकर भेजा है। क्लियर? तो अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मान लीजिए राशिद ने अपने चाचा के लड़का, जो चाचा का लड़का है अपूर्व शर्मा, उसको जो है मैसेज भेज दिया। तो क्या राशिद की इंटेंशन है कि वो मेरे द्वारा बनाए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है? बताइए, क्या राशिद की इंटेंशन इस बात से झलकती है? जल्दी बताओ फटाफट, तभी आगे चलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो सेक्शन 4 तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। क्या राशिद की इंटेंशन है कि वो मेरे द्वारा बनाए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है? यस, एब्सोल्युटली। मैसेज गलत सेंड हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी इंटेंशन थी कि वो मुझे एक्सेप्टेंस सेंड कर दे व्हाट्सएप मैसेज से, जिससे कि हम एग्रीमेंट में आ जाएं। तो अगर उसने व्हाट्सएप गलत किसी अपूर्व शर्मा को कर दिया है तो ही हैव द इंटेंशन टू एक्सेप्ट माय ऑफर। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा कि राशिद ने कम्युनिकेशन कर दिया है। सर प्लीज टीच स्लोली, जल्दी पढ़ा रहा हूं क्या?
जल्दी पढ़ा रहा हूं क्या, टॉपिक बहुत लेंदी है यार, फिर 2 बज जाएंगे पढ़ते पढ़ते, फिर 2 बज जाएंगे पढ़ते पढ़ते, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर राशिद का एक्ट बता रहा है कि उसकी इंटेंशन थी कि वो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दे। या फिर सेकंड एग्जांपल ले लो, सेकंड एग्जांपल ले लो, पिक्चरों में देखते हैं ना, जैसे मैं अपूर्व शर्मा हूं, ठीक है, मेरे पास एक कबूतर है, मेरे पास एक कबूतर है, ठीक है, मेरे पास एक कबूतर है, पंख लगा देते, चलो पंख भी लग गए, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ये समझो, मेरे पास एक कबूतर है, मैंने एक ऑफर बनाया है, क्या बनाया है, ठीक है, मैंने एक ऑफर बनाया है। अब ये ऑफर मैंने बनाया है किसके लिए, राशिद के लिए। अब इस ऑफर में लिखा क्या है बेटा, इस ऑफर में मैंने लिखा है वही सेम बात, क्रेटा कार मैं आपको 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्रेटा कार मैं आपको 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने अपने कबूतर के जो है इस ऑफर को कबूतर के पैर में बांध दिया, या फिर यहां पर इसकी गर्दन में टांग दिया। पहले पिक्चरों में देखा करते ना, कबूतर जा 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 चिट्ठी दिया, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर कबूतर के गले में उस चिट्ठी को, ऑफर को बांधा, ठीक है, ऑफर को बांधा, ठीक, ऑफर को बांधने के बाद कबूतर को बोला जा बेटा राशिद के घर पे छोड़ा, राशिद के पास चला जा। तो क्या मैंने अपनी इंटेंशन को जाहिर करने की कोशिश की, मैंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, मतलब मेरा एक्ट ये बताए या फिर मेरा ओमिशन ये बताए कि मैं अपनी बात को जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर जाहिर कर रहा हूं, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि पार्टीज ने अपनी जो है क्या, अपनी सारी इंटेंशंस को पूरा कर दिया है। कबूतर के सींग नहीं होते, चलो कोई बात नहीं, ये हमने वैसे कान बनाए थे छोटे छोटे, ज्यादा बड़े हो गए कबूतर के, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, चलो मिटा ही देता हूं उसको, ठीक है, चलो बनाऊंगा नहीं दोबारा। तो यहां पर मैंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, ठीक है, तो हमारी इंटेंशन बताए कि हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यही क्या है, यही हमारा पूरी तरीके से सेक्शन 3 का बेसिक मूल मंत्र है, ठीक है। नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 पर आइए, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 4 पर आने से पहले हम इसके बेयर एक्ट को देखेंगे, ये हमसे किस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको अब बात कर रहा है, अब मैंने पहले क्वेश्चन का आपको जवाब दे दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था कि कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। अब कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी ये हमें देखना है, इसका आंसर मिलेगा सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 हमसे 3 पॉइंटों के बारे में बोल रहा है, कम्युनिकेशन बाय पार्टीज, और मतलब 3 चीजों के बारे में बोल रहा है। देखो इसको, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट होगी, ठीक है, 3 चीज है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ठीक है, पहला है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन आप कब कंप्लीट मानोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कब हम एक्सेप्टेंस को कंप्लीट मानेंगे या फिर ये मानेंगे कि एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है, पार्टीज की जो इंटेंशन है वो दूसरे तक पहुंच गई है। देन द थर्ड पॉइंट इज द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट, रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब हम कंप्लीट मानेंगे। ये 3 पॉइंट सेक्शन नंबर 4 में डील किए जाते हैं, ये 3 पॉइंट जो है सेक्शन नंबर 4 में डील किए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझना स्टार्ट करते हैं और लिखते जाना, हैंड टू हैंड लिखते जाना, बिना लिखे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें जो है दिमाग के ऊपर से चली जाएंगी। तो पहला पॉइंट डालिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब जो है कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। वैसे सेक्शन 3 को ही कहानी में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सेक्शन 3 की कहानी में ही मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल चलेगा। अपूर्व शर्मा के पास जो है क्रेटा गाड़ी है, अपूर्व शर्मा, किसका नाम लिख लें, कौन गाड़ी खरीदना चाह रहा है मेरी, ठीक है, बताओ, प्रियंका लिख लेते हैं, चलो प्रियंका, ठीक है। तो अपूर्व शर्मा की जो क्रेटा गाड़ी है, अपूर्व शर्मा अपनी क्रेटा गाड़ी को 100 रुपए में प्रियंका को बेचना चाहते हैं। इसके लिए एक ऑफर या फिर आप बोल सकते हो
प्रपोजल बनाकर उन्होंने प्रियंका को भेजा है, ऑफर बनाकर यहां पर प्रियंका को भेजा है। तो अपूर्व शर्मा कौन हुए? अपूर्व शर्मा यहां पर हुए, अपूर्व शर्मा यहां पर कौन हुए बताइए? प्रोमिसर। कौन हुए? प्रोमिसर, ठीक है, जिसने ऑफर बनाया है। बताओ, अब यहां पर मैंने 100 रुपए का ये क्रेटा गाड़ी खरीदने का ऑफर, 100 रुपए का ये क्रेटा गाड़ी खरीदने का ऑफर किसको दिया? प्रियंका को, ठीक है। तो मेरा जो ऑफर है, मेरा ये जो ऑफर बनाया गया है, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? बताओ, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा व्हेन द ऑफर ऑफ अपूर्व शर्मा comes into the knowledge of प्रियंका। बताइए, ठीक है, जैसे ही मेरा ये ऑफर प्रियंका के पास पहुंचेगा, हम ये मानेंगे कि प्रियंका को मेरा ऑफर रिसीव हो गया और मैंने अपनी इंटेंशन प्रियंका को जाहिर कर दी, प्रियंका को जाहिर कर दी है। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रियंका ने इसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, प्रियंका ने इसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन उसी समय कंप्लीट मान लिया जाएगा जिस समय मेरे ऑफर की नॉलेज प्रियंका को होगी, जिस समय मेरे ऑफर की नॉलेज प्रियंका को होगी। क्लियर है इतनी बात? जैसे ही नॉलेज होगी, जैसे ही प्रियंका को मेरी चिट्ठी मिलेगी, प्रियंका उसको पढ़ के ये पता लगा पाएगी कि प्रियंका के पास क्रेटा गाड़ी 100 रुपए में खरीदने का ऑफर अपूर्व शर्मा ने बनाकर भेजा है, देन माय कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड टुवर्ड्स दी प्रियंका। तो मेरे ऑफर की नॉलेज प्रियंका को चली गई, ठीक है। एक्सेप्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं किया तो रिजेक्ट भी तो कर सकती है, तब भी हम ये बोलेंगे कि भाई रिजेक्ट भी कर दिया है, तब भी कि अपूर्व शर्मा ने अपना जो है किसको, अपना प्रपोजल के कम्युनिकेशन को कर दिया। दिस इज योर रूल नंबर 1, दिस इज योर रूल नंबर 1 कि आपके ऑफर की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, आपके प्रपोजल की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द रूल नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने ऑफर बनाकर भेजा था, सेम एग्जांपल, ठीक है। ऑफर बनाकर भेजा 100 रुपए में क्रेटा गाड़ी, ठीक है। मैंने किसको नाम लिखा था अभी? प्रियंका का, प्रियंका, ठीक है, प्रियंका को भेज दिया। अब प्रियंका ने इसको एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करके उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं इस ऑफर अच्छा है, मैं जो है क्या, मैं ऑफर अच्छा है, मैं इसको क्या कर रही हूं, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूं। अपने दिमाग में सोचकर बैठी हुई है, दिमाग में सोचकर प्रियंका बैठी हुई है कि मैंने अपूर्व के ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अपनी इंटेंशन उन्होंने जाहिर नहीं की, मुझे कम्युनिकेशन नहीं किया। तो इज इट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? इज इट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? बताइए। इसके बारे में बात करता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है कि जैसे आपके प्रपोजल को नॉलेज में आने के बाद आपका प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है, वैसे ही इसने प्रियंका ने, जो प्रियंका है, इन्होंने जब आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद ये आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन आपको जो है भेजेंगी। अब ये कैसे भी भेज सकती हैं, ये कैसे भी भेज सकती हैं, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, बाय जीमेल, बाय टेक्स्ट मैसेज, बाय
जो है कोरियर किसी भी तरीके से भेज सकती हैं। और जैसे ही इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस जो है भेजा, जैसे ही इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस मेरे पास भेजा, अब यहां से निकलेंगे दो कॉन्सेप्ट, यहां से निकलेंगे दो कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही प्रियंका ने इसको यहां पर लिखे रहने देते हैं, तभी समझ में आएगा आगे की चीज। एक सेकेंड, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। हाँ चल, जैसे ही प्रियंका ने इसको एक्सेप्ट किया, क्या किया बेटा, प्रियंका ने जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया, प्रियंका की ड्यूटी है कि ये अपनी एक्सेप्टेंस को मुझे कम्युनिकेट करेगी। तो अब दो चीजें आपकी यहां पर निकलेंगी। वो दोनों चीजें क्या हैं, सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है, नहीं पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो अब यहां पर प्रियंका ने इसको एक्सेप्ट किया, प्रियंका ने मुझे कम्युनिकेट कर दिया, इसका मतलब प्रियंका की जो इंटेंशन थी वो मेरे पास आ चुकी है। इसका मतलब हम दोनों एक वैलिड एग्रीमेंट में आ गए, क्योंकि एक तरफ से प्रपोजल हुआ, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हुआ। इट मींस अब ये एग्रीमेंट बन चुका है, मतलब पार्टीज बाइंड हो चुकी हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सेक्शन 10 की अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है पांचों, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये कम्युनिकेशन मेरे पास आया, तो अब ये कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर आप क्या लिख दें कि ये कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजर, मैं ही तो प्रपोजर हूं, ये तो समझ में आ रहा है ना सबको कि मैं प्रपोजर हूं इसका, मैंने प्रपोज किया था, मैंने ऑफर बनाकर भेजा था, एज अगेंस्ट द प्रपोजर या फिर ऑफरर। ये जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है, ठीक है, यहां पर लिखता हूं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो कब माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया है, वो कब माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर या फिर ऑफरर हम कब मानते हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द, हम कब मानते हैं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है, जिस दिन, अब यहां पर याद रखना इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस दिन प्रियंका ने एक्सेप्टेंस करके इसको लेटर बॉक्स में डाला, ठीक है, जिस दिन लेटर बॉक्स में डाला या फिर पोस्ट ऑफिस में देकर आई, वही दिन माना जाएगा कि एज अगेंस्ट दी अपूर्व शर्मा, एज अगेंस्ट दी प्रपोजर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया है। तो यहां पर लिख लीजिए, ठीक है, जिस दिन ट्रांसमिशन में लेटर पहुंचेगा, उसी टाइम पर यह मान लिया जाएगा कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर का कम्युनिकेशन हो गया, कि प्रपोजर के लिए जो है कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट निकलता है आपका यहां से कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया गया था प्रियंका के अगेंस्ट, तो एक क्वेश्चन आपके आता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब हम ये कब मानेंगे कि प्रियंका ने इस कम्युनिकेशन को जो है भेज दिया है और प्रियंका का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। देखो, दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज समझा दी है कि अगर ऑफर बनाने वाले के अगेंस्ट में कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तब हो चुकी है जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करने के बाद लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, मतलब अपने यहां से, अपनी अथॉरिटी से बाहर भेज दिया, तब हम बोलेंगे कि प्रपोजर का जो ऑफर था उसकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियर है। नाउ दी सेकंड पॉइंट इज अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया है, मतलब प्रियंका ने एक्सेप्ट किया है, तो प्रियंका का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, देन यहां पर आपको लिखना है व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ अपूर्व शर्मा, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं?
क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? हाँ जी, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? तो यहां पर केस में देखो, केस ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं इनके केसेस नहीं बताए, इनके केसेस आपको नोट्स में भी मिल रहे हैं, ठीक है, वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा केसेस का, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि अगर ऑफरर ने अपना प्रपोजल बनाकर भेजा, ठीक है, किसको? सामने वाली पार्टी को, प्रोमिसी को, तो प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रोमिसी की एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, तो जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगी। प्रियंका का ये लेटर जब मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं इसको देख लूंगा, मेरी नॉलेज में आ जाएगा, तब ये माना जाएगा कि प्रियंका का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। देन द सेकंड पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो प्रपोजर है, ठीक है, जो प्रपोजर है उसका जो है एज अगेंस्ट द प्रपोजर ऑफर, उसका जो ऑफर भेजा गया था इसकी एक्सेप्टेंस इसके खिलाफ कब जो है मानी जाएगी, इसके खिलाफ कब जो है मानी जाएगी, तो जिस दिन प्रियंका ने लेटर बॉक्स में इसको डाला है उस दिन ही, जैसे ही प्रियंका का ये एक्सेप्टेंस इसकी जो है किसके, इसकी अथॉरिटी से बाहर चला गया, ठीक है, पोस्ट में डालते ही अब तो अपूर्व के पास पहुंचेगा ही, उस दिन कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाए। क्लियर? नाउ कम टू दी रूल नंबर थर्ड, नाउ कम टू दी रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ऑफ सेक्शन नंबर 4 बात करता है रिवोकेशन की। किसकी बात करता है बेटा? रिवोकेशन की बात करता है, ठीक है। अब ये रिवोकेशन की जो बात है, रिवोकेशन की जो बात है इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमारा अपोजिट है किसका, जो अभी हम रूल नंबर 2 समझ के आए हैं, जो हम एक्सेप्टेंस का रूल समझ के आए हैं, उसके जस्ट अपोजिट है क्या, उसके जस्ट अपोजिट है रिवोकर। और अगर आपने एक्सेप्टेंस को समझ लिया है तो अब आप मुझे लिखकर बताओगे कि यहां पर कब किसके लिए एक्सेप्टेंस को कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। नाउ रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो जो है आपकी दो पार्टी होंगी, एक होगा रिवोकर, एक होगा रिवोकर, चाहे अब ये रिवोकर दोनों का हो सकता है, ये रिवोकर जो है प्रपोजल का भी हो सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। मतलब अपूर्व शर्मा भी अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं और प्रियंका अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से यहां पर मैं लिख रहा हूं रिवोकर, पार्टीज के नाम नहीं लिख रहा हूं जिससे कि आपको सरलता से ध्यान रहे, और इधर लिख लेते हैं अदर पार्टी। अदर पार्टी में कोई भी हो सकता है, अदर पार्टी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है, अब यहां पर रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो रिवोकर, ठीक है, रिवोकर किसी भी जो है किसी भी चीज को रिवोक करने के लिए एक जो है क्या भेज रहा है, एक रिवोकेशन भेज रहा है, रिवोकेशन भेज रहा है अदर पार्टी को। तो ऐसे केसेस में मुझे बताइए, ऐसे केसेस में मुझे बताइए कि हम एज अगेंस्ट द रिवोकर, ठीक है, एज अगेंस्ट द रिवोकर, एज अगेंस्ट द रिवोकर कब हम इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे, कब हम इसको कंप्लीट मानेंगे, कब हम इसको कंप्लीट मानेंगे, बताओ फटाफट से, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। रिवोकर किसी भी चीज का रिवोकेशन का जो है रिवोकेशन बनाकर भेज रहा है, तो हम जो है एज अगेंस्ट दी रिवोकर किस तरीके, कब जो है इसको कंप्लीट मानेंगे, कब जो है कंप्लीट मानेंगे कम्युनिकेशन, किसको, कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे। तो यहां पर आपको बताया गया है, ठीक है, यहां पर आपको बताया गया है व्हेन ही पुट्स इट इनटू ट्रांसमिशन, when he puts into transmission, जिस दिन बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वासु मिश्रा बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने बताया था ये उसका उल्टा है, जिस दिन रिवोकर जो है, रिवोकर चाहे वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हो या प्रपोजल को रिवोक कर रहा हो, जिस दिन वो अपनी इस इंटेंशन की बात को
जिस दिन वो इस इंटेंशन को जो है क्या कर देगा, अपने अपने कंट्रोल से बाहर कर देगा, जैसे ही वो इस रिवोकेशन को अपने ट्रांसमिट से बाहर कर देगा, हम ये बोलेंगे कि रिवोकर का कम्युनिकेशन हो चुका है, रिवोकर का कम्युनिकेशन हो चुका है एज अगेंस्ट द रिवोकर। ठीक है, अदर पार्टी पर आओ, एज अगेंस्ट द अदर पार्टी, एज अगेंस्ट द अदर पार्टी, ये जो रिवोकर का कम्युनिकेशन है वो अदर पार्टी के लिए कब माना जाएगा कि इसका रिवोकेशन का कम्युनिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पार्टी, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ अदर पार्टी। आया, बताओ आया। तो जो रूल नंबर सेकंड था एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 रिवोकेशन। अब यहां पर रिवोकर, अब देखो वहां यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर रिवोकर जैसे ही अपने कंट्रोल से किसी भी रिवोकेशन के ऑफर को बनाकर भेज दे रहा है, रिवोकेशन की चिट्ठी को भेज दे रहा है, वैसे ही हम मान लेंगे कि एज अगेंस्ट द रिवोकर जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। देन द अदर पार्टी के अगेंस्ट जिसके लिए वो रिवोकेशन बनाकर भेजा गया है, इसके लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी, जिसके लिए बनाया है उसके नॉलेज में आ जाए। ठीक है, तो अब ये दोनों रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट से बता दो। चलो, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बच रहा है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बच रहा है। ठीक है, टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में, ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, इसको भी कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देन मंडे से हम रिवोकेशन पढ़ेंगे टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले 4 पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, 4 पॉइंट आपके सामने आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें क्या है, इन पॉइंटों पर साइलेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन पॉइंटों पर साइलेंट है, और ये जो चीजें निकल कर आती हैं वो केस लॉ से निकल कर आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले कि ऑफर, टाइम और प्लेस की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां पर मानेंगे, इससे ये मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां पर होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट कहां पर होगा। बेसिक हमें जो है टाइम और प्लेस से ये समझना है, बेसिक हमें टाइम और प्लेस से ये समझना है। तो सबसे पहले क्या कोई ऑफर या फिर प्रपोजल सेंड किया गया है, क्या कोई ऑफर या फिर प्रपोजल सेंड किया गया है, वहां पर हम मानेंगे कि वहां पर ये बना है। दूसरा, कोई भी ऑफर और प्रपोजल, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, ऑफर या फिर प्रपोजल, कोई भी ऑफर या फिर प्रपोजल जहां रिसीव हुआ है वहां पर हम मानेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जहां पर एक्सेप्टेंस, जहां से एक्सेप्टेंस को सेंड किया गया है, एक्सेप्टेंस को सेंड किया गया है, जहां से एक्सेप्टेंस को सेंड किया गया है वहां पर हम मानेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। या फिर जहां पर एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया है, ठीक है, रिसीव किया गया है, वहां पर आप मानोगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो सबसे बड़ा आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कहां पर मानेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो 4 सिचुएशंस आपके सामने आएंगी कि जहां से प्रपोजल सेंड किया गया है वहां पर बना है, जहां पर उसको रिसीव किया गया है, जहां पर प्रपोजल को रिसीव किया गया है वहां पर बना है, जहां पर एक्सेप्टेंस सेंड की गई है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन मानेंगे, या फिर जहां पर एक्सेप्टेंस को रिवोक किया गया है वहां पर हम इसको मानने वाले। ठीक, तो ये 4 कंडीशन है। अब इनको समझिए कि इस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो है क्या है, पूरी तरीके से साइलेंट है। तो यहां पर आइए, अब जो है आप हेडिंग डालिए अपना, क्यों नीचे आ गया, 1 सेकंड, हेडिंग डालिए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको
दो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, जहां पर पार्टीज, बोथ दी पार्टीज, ठीक है, मतलब पार्टीज एक दूसरे के सामने नहीं है, इसको हम बोलते हैं पार्टीज आर इंटर एब्सेंट, ठीक है। दूसरा है पार्टीज आर इंटर प्रेजेंट। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब यहां पर क्या कह रहा है, अब इन दोनों का हिंदी में मतलब समझ लो। यहां पर पार्टी एक दूसरे के सामने नहीं है, यहां पर क्या बोला, पार्टी एक दूसरे के सामने नहीं है। यहां पर हम बोल रहे हैं पार्टीज आमने सामने है, एक दूसरे के, मत लिखो, लिखो ऐसे लिखो, आमने सामने, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब लिख लेना, इनको ध्यान से लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि कहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा फाइल हुआ है। तो ये चार क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, उसमें हम प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर अगर हम जाएं, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर अगर हम जाएं, एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है, इसका भी टाइम हो गया, इसका भी टाइम हो गया कि अब ये भी नहीं मानने वाला, ये भी कह रहा है कि भैया नमस्ते, चलो आ गया वापस, ठीक है। तो अब यहां पर आपके सामने ये चार जो है क्या है, चार दो कंडीशंस हैं कि जहां पर पार्टीज आमने सामने प्रेजेंट नहीं है, दूसरा है आपका जहां पर पार्टीज आमने सामने प्रेजेंट है, जहां पर पार्टीज आमने सामने क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, तो यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पर जब आपकी पार्टीज आमने सामने प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जब आपकी पार्टीज आमने सामने प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आप क्या समझते हैं, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आप क्या समझते हैं, बताइए फटाफट से, बताओ थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आप क्या समझोगे, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आप ये समझोगे, क्या समझोगे, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आप ये समझोगे कि जहां पर एक पार्टी अपने ऑफर को जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भिजवा रही है और उसकी एक्सेप्टेंस भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पोस्ट से कोई भी जो है चीज को, ऑफर को भेजा है, हमने जो है टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, या फिर हमने जो है मेल के थ्रू भेज दिया है, ठीक है, हमने कोरियर के थ्रू भेज दिया है, हमने ईमेल के थ्रू भेज दिया है, हमने टेक्स्ट मैसेज करके भेज दिया है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज करके भेज दिया है, हमने टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ और क्या किया, हमने व्हाट्सएप मैसेज करके भेज दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके भेज दिया। तो अब इन सारे ही केसेस में हम थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो इसको आप बोलते हो पोस्टल रूल, इसको आप बोलते हो पोस्टल रूल। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, इसको हम बोलते हैं पोस्टल रूल। आया बात समझ में। और पोस्टल रूल के केसेस में सेक्शन 4 बताता है कॉन्ट्रैक्ट वहां होगा जहां से एक्सेप्टेंस भेजी गई है। सिंपल याद रखना, पोस्टल रूल में सेक्शन 4 बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वहां पर माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन माना जाएगा जहां से एक्सेप्टेंस की गई है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपूर्व शर्मा यहां आगरा में रह रहा हूं, मैंने राशिद को अपनी 100 रुपए में क्रेटा गाड़ी खरीदने के लिए, राशिद रहते हैं जयपुर में,
राशिद रहते हैं जयपुर में, मैंने ऑफर सेंड किया, ठीक है, बाय पोस्ट, बाय पोस्ट। तो मैंने आगरा से बाय पोस्ट राशिद को ये ऑफर सेंड किया, राशिद ने बाय पोस्ट ही मुझे रिप्लाई किया, ठीक है, जयपुर से। तो हम ये बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट कहां पर फॉर्म हुआ है, तो ये एग्रीमेंट हमारा बेटा फॉर्म हुआ है जयपुर में, क्योंकि पोस्टल रूल सेक्शन 4 का पोस्टल रूल का बेसिक प्रिंसिपल हमने यहां पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ठीक है, तो अगर आपकी वो सारी चीजें जहां पर पार्टी आमने सामने प्रेजेंट नहीं है और किसी भी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से अपने एग्रीमेंट में आ रही है, प्रपोजल को भेजा जा रहा है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर पोस्टल रूल थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से किया जा रहा है तो एग्रीमेंट वहां पर माना जाएगा जहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पर गलत करके आते हैं, सेक्शन 4 में ही सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि किसी को समझ में आज तक आया नहीं है और ना ही आता है। नाउ कम टू the second part, now come to the second part। second part क्या कह रहा है, second part कह रहा है जहां पर दोनों पार्टीज, बस हार्डली 5 मिनट और लगेंगे, क्लास वाइंड अप कर दूंगा। मुझे पता है कि इतना ज्यादा आज समझ में, मतलब इतना ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि अब सर के ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो बताइए फटाफट से, फिर इस कॉन्सेप्ट को और समझ लो, फिर देन वी विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है। यहां पर जो सेकंड पार्ट था बेटा, यहां पर जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट मतलब पार्टीज आमने सामने हैं, आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि एक दूसरे की प्रेजेंट में, किसी भी थर्ड पार्टी का प्रेजेंट में, एक दूसरे की प्रेजेंस में, एक दूसरे की प्रेजेंस में कर रही हैं, या फिर टेलीफोन पर कर रही हैं, या फिर मोबाइल कॉल पर कर रही हैं। मोबाइल कॉल टेलीफोन एक ही बात है। मान लीजिए पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसका मतलब यह है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पार्टीज थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पार्टी डायरेक्टली एक दूसरे से डील करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कहां पर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कहां पर, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, लिख लो, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। इंपॉर्टेंट है ये बेटा एग्जाम के लिए, इसी वजह से बता रहा हूं, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस पर। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, देन वी विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर कैसे समझोगे, सेम ही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है कि मैं अपनी क्रेटा गाड़ी को बेच रहा हूं, सारे स्टूडेंट को कोई खरीदना नहीं चाह रहा, वो भी 100 रुपए में, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब मैंने एक जो है प्रपोजल बनाया, मैंने एक प्रपोजल बनाया, अपूर्व शर्मा ने एक प्रपोजल बनाया, और ये प्रपोजल अब मैं भेज रहा हूं किसी थर्ड पर्सन को, दूसरे नाम को भेजेंगे, किसको है, सैयदा को भेज देते हैं, चलो ठीक। मैंने इस प्रपोजल में जो है लिखा, मतलब मैंने अब ये प्रपोजल, हम जो है फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, कॉल पर बात कर रहे हैं। मैंने एक प्रपोजल दिया, बेटा 100 रुपए में मैं अपनी क्रेटा कार बेचना चाह रहा हूं, क्या आप खरीदोगे, हम फोन पे बात कर रहे हैं, क्या आप खरीदोगे, ठीक है। तो अब यहां पर सैयदा का रिप्लाई आता है कि हाँ सर, मैं आपकी गाड़ी को खरीद लूंगी, मैं आपकी गाड़ी को खरीद लूंगी। तो यहां पर ये टेलीफोन पे बात हो रही है, मैंने आगरा से कॉल किया है, सैयदा जयपुर से बात कर रही है, सैयदा जयपुर से बात कर रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कहां पर फॉर्म माना जाएगा, ये कहां पर फॉर्म माना जाएगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, कॉन्ट्रैक्ट को मेरे से समझ पा रहे हो, तो सारे ही लोग इसका सही आंसर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बताओ फटाफट से,
सारे ही लोग सही आंसर करेंगे, जो है क्या कहते हैं, सारे ही लोग इसका सही आंसर करेंगे, मुझे पूरा यकीन। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर फोन पे आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको बता रहा हूं, फोन पे अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, ठीक है, तो वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। अब यहां पर मैंने फोन किया था, ठीक है, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, ठीक है, बहुत अच्छे। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कहां पे हो रही है, ठीक है, तो आज के सेशन में, तो यहां पर मैंने आपको फोन करके बोला, आपने फोन पर इसको एक्सेप्ट किया। अब ये जो एक्सेप्टेंस है वो आपने जयपुर से की, जयपुर में बैठकर की, लेकिन ये एक्सेप्टेंस मुझे रिसीव कहां पर हुई, ये एक्सेप्टेंस मुझे रिसीव कहां पर हुई, यहां पर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहां पर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहां पर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पर एक्सेप्टेंस मुझे मिली। क्लियर हुई इतनी बात। ये जो था, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपने, जैसे मैं नोट्स बनाता जा रहा था वैसे ही आपने भी इसके नोट्स बना लिए होंगे। तो एक्सेप्टेंस कहां पर कंप्लीट हुई है, फोन कॉल पे मैंने ऑफर भेजा है ना, मैं कहां पर बैठा हुआ हूं, आगरा। सैयदा कहां पर बैठी हुई है, जयपुर। फिर भी गलत आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस, अब उसने जयपुर से बोला, मुझे सुनाई कहां पर दिया, मुझे तो सुनाई आगरा में दिया ना, तो एक्सेप्टेंस कहां पर, ये क्या बता रहा है, ये वाला रूल बता रहा है कि जहां पर आपने सुन लिया, वही जो है क्या है, वही एक्सेप्टेंस को कंप्लीट माना जाएगा। देन एक्सेप्टेंस कंप्लीट कहां पे हो रही है, आगरा में हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां पर फॉर्म होगा, आगरा में फॉर्म होगा। आ गई बात समझ में, चल ठीक है। बना लिया था ये पूरा चार्ट, सेक्शन 3 से स्टार्ट किया था, फिर 4 पर आए थे, तीनों रूल किए थे, सारी चीजें लिख ली है ना सबने। सीपीसी की कौन सी बुक ले लें, एक बच्चा बार बार कट कॉपी पेस्ट मार रहा है, ठीक है। तो सीपीसी की बुक कौन सी लेनी है, तकवानी ले लो, अच्छी किताब है, तकवानी ले लो, जुडिशियल सर्विसेज के लिए और एकेडमिक्स के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब रिवोकेशन रहता है आपका और सेक्शन 6 रहता है, वो हम मंडे की क्लास में करेंगे। सैटरडे संडे आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, और सैटरडे संडे का जो आपका होमवर्क है, आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल पर जितने 4 टॉपिक, मैं 5 टॉपिक कवर कर चुका हूं, 5 टॉपिक से जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं ये यहां पर आपको मिलेंगे, और आपको इसको लिखकर मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर को सेंड करना है। और कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में अब हम मिलेंगे कब, मंडे को, और टॉपिक होगा हमारा रिवोकेशन सेक्शन नंबर 5। क्लियर है। अब आज रात की क्लास शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बीएनएसएस है, सेक्शन 105 से 1010 पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद सीपीसी है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 बजे वाला चलेगा, फिर उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड है, ठीक। तो आप मुझसे ये सारे नोट्स, क्लासेस की सारी डिटेल्स @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हैं, यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो @अपूर्व शर्मा जो है इस इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है तो वो लगा दो, लाइक और शेयर मार दो सेशन को, और जो भी आपके दोस्त यार अच्छी तरीके से मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं, 30 लेक्चर इसके मैं आपके लेकर आऊंगा, तो उनको ये वीडियो रेफर कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, जिससे कि सारे लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेहतरीन तरीके से, जैसे मैं समझाना चाहता हूं वैसे समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।